नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह, 300 करोड़ की संपत्ति। जबलपुर में एआरटीओ के भ्रष्टाचार का साम्राज्य सामने आ गया और इसका खुलासा ईओडब्ल्यू ने किया। एआरटीओ के आलीशान मकान में होम थिएटर, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं थी। इसके साथ ही कई मकान और फार्म हाउस का भी खुलासा हुआ है। अपने रसूख के दम पर एआरटीओ ने कैसे काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया, आइए देखते हैं। महल के जैसा आलीशान मकान, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, शानदार बाथरूम, महंगी कुर्सियां, लग्जरी कार, ऐशो आराम का पूरा इंतजाम। 65,000 रुपए सैलरी वाले किसी शख्स के लिए ऐसी लग्जरी सपना है, लेकिन जबलपुर के एआरटीओ संतोष पाल ने इसे हकीकत बना दिया। ये घर नहीं है, आरटीओ ने भ्रष्टाचार का पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। एआरटीओ के ठिकानों पर जब ईओडब्ल्यू की छापेमारी में काली कमाई का ऐसा खुलासा हुआ कि किसी के भी होश उड़ गए। जबलपुर के विजयनगर शताब्दीपुरम स्थित घर के साथ ही एआरटीओ संतोष पाल के 5 मकान, चरगवा रोड पर एक फार्म हाउस और 4 गाड़ियां मिली हैं। इसके साथ ही घर से 16 लाख रुपए कैश भी मिला। एक नजर आरटीओ की काली कमाई पर डालते हैं। मकान पीपी कॉलोनी 1247 वर्ग फीट, मकान शंकर शाह वार्ड 1150 वर्ग फीट, 2 मकान शताब्दीपुरम 10,000 वर्ग फीट, मकान कस्तूरबा गांधी वार्ड 570 वर्ग फीट, मकान गढ़ा फाटक 771 वर्ग फीट, फार्म हाउस ग्राम दीखा खेड़ा 1.4 एकड़, लग्जरी कार का जखीरा। एआरटीओ की काली कमाई की पूरी लिस्ट नहीं है ये। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि और भी संपत्ति का खुलासा होगा। ईओडब्ल्यू एसपी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति की जानकारी के बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि संतोष पाल की सैलरी करीब 65,000 रुपये है और इसकी पत्नी की सैलरी 55,000 रुपये, जबकि 10,000 वर्ग फीट में बने आलीशान मकान की कीमत ही 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस लग्जरी मकान में ऐशो आराम के हर साधन मौजूद हैं, जिसमें होम थिएटर जैसी लग्जरी सुविधाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है संतोष पाल के पास आय से करीब 650 गुना ज्यादा संपत्ति है। ये 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। मौके पर भी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है, उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी बताई जा सकती है। फिलहाल अभी तक क्या अभी तो जांच में आया था, जो शिकायत आई थी इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत के सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और इनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग 3 स्थानों पर शुरू की गई है, जो मौके पर भी जारी है। सर कुछ गहने, सोने के गहने, चांदी? हाँ, मिला है। सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं और वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम जानकारी। एआरटीओ संतोष पाल अपने रसूख और राजनीतिक संरक्षण में जबलपुर में बीते 4 सालों से ज्यादा समय से पदस्थ है। इस दौरान इसके खिलाफ कई शिकायतें आईं, लेकिन एआरटीओ को हटाया नहीं जा सका। इसके रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल इसके ट्रांसफर की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गया। अपने रसूख के दम पर एआरटीओ ने अपनी पत्नी रेखा पॉल को आरटीओ दफ्तर में ही क्लर्क की नौकरी पर रख लिया। बताया जा रहा है कि इसके कई रिश्तेदार भी आरटीओ के कामों में ठेका और पार्टनरशिप में शामिल हैं। संतोष पाल के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र, ऑटो चालक को गांजा बेचने के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट सहित वीवीआईपी नंबर्स की मनमानी फीस वसूलना और कमीशन लेने जैसे आरोप भी लगे। इसके खिलाफ कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। एआरटीओ संतोष पाल के खिलाफ लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि इसकी पहुंच कई मंत्रियों तक है। ऐसे में अगर एआरटीओ की काली कमाई की सही तरीके से पड़ताल की जाए तो कई रसूखदारों की पोल भी खुल सकती है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। कहां से इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली? नजर तो सब पर थी, फिर कैसे हो गया ये सब?
सवालों का जवाब जानेंगे। अवनीश बुंदेला प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी स्वागत आपका। चैतन्य भट्ट आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, चैतन्य जी आपका भी बहुत स्वागत। पंकज चतुर्वेदी आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी क्या कहेंगे, ये जब खबरें आती हैं, ये पहली खबर तो है नहीं, इसके पहले कुछ ही दिनों पहले लोकायुक्त ने छापा मारा था, तब भी बातें सामने आई थी, एक इंजीनियर के यहाँ पर इतनी संपत्ति मिली थी, और लगातार ये खबरें मध्य प्रदेश से आती रहती हैं। मध्य प्रदेश क्या भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है? देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ नहीं बनने दे रहे खबरें उस बात की पुष्टि करती हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की रीति और नीति है, और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई या लोकायुक्त की कार्रवाई इस बात को प्रमाणित, सिद्ध और स्थापित करती है कि सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसकी मंशा, मंतव्य, उद्देश्य भ्रष्टाचार का है बख्शने नहीं वाली, चाहे वो लोकायुक्त पुलिस की जांच की संस्था हो या ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो। और एक कार्रवाई इस बात को अपरिचायक है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाए। यदि कार्रवाई नहीं होती तो जरूर सवाल उठने चाहिए थे, पर बराबर कार्रवाई इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकार और सरकार से जुड़ी जांच की एजेंसियां, भ्रष्टाचार विरोध की जो संस्थाएं जो काम करती हैं वो विधिवत कार्रवाई करें। शिकायत मिली इस प्रकरण में, आप कभी बाइट सुन रहे थे आप अधिकारी की, शिकायत मिली, सत्यता की पुष्टि करी, छापा डाला, परिणाम आपके सामने। तो पुलिस यानी जो भ्रष्टाचार की विरोध की जांच की संस्थाएं हैं वो अपना काम बखूबी निभा रही हैं, और निर्देश बहुत स्पष्ट है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हम तो इस बात को लेकर पुलिस की जो जांच एजेंसियां, ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, उनकी प्रशंसा करेंगे कि वो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के किसी भी केंद्र को, किसी भी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार को, किसी अन्य भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दे रही हैं, और जो कुछ भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़कर कानून के शिकंजे में रख रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय की प्रक्रिया से भी इनको दोष सिद्ध होगा और जेल जाएंगे। जेल जाएंगे, ठीक, जेल तो जाना ही चाहिए। कितने जेल गए इस बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक, हाँ, जेल जाना भी चाहिए, लेकिन कितने लोग गए इसका डेटा अगर खंगाला जाएगा तो बहुत चीज़ें सामने आएगी। अवनीश बुंदेला जी आप क्या सोचते हैं? बताया पंकज जी ने कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ किसी भी कीमत पर नहीं बने, इसके लिए ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। शिकायत मिली थी, कार्रवाई कर दी, बात इतनी सी है। पुनीत भाई, कहने में क्या हर्ज है, कहते ही रहते हैं, शिवराज जी भी कहते हैं लटका दूंगा, टांग दूंगा, गाड़ दूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ये धन कुबेर, ये पहले धन कुबेर तो है नहीं, ये संतोष पाल। आप देखें, अभी आप ही कह रहे थे कि इंजीनियर के यहाँ भी, उसके पहले भी आप देखें, अगर 2 महीने पहले जाएं तो एक क्लर्क के यहाँ आपको करोड़ों की संपत्ति मिलती है। उसके पहले आप जाएं तो एक नगर निगम के एक बाबू के यहाँ आपको करोड़ों की संपत्ति मिलती है। तो ये सिलसिला बहुत लंबा है। मध्य प्रदेश में 18-19 साल से जो निरंतर प्रदेश की जनता को शिवराज सरकार भाजपा लूट रही है, उसके ये परिणाम है। और उस लूट के ऐसी बात नहीं कि ठीक है कार्रवाई हुई, वो तो क्या होता है जब आपकी आपस में बिगड़ गई ना, नहीं तो अभी तक तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजा ही रहा था, क्योंकि आपने ही बताया इस नरेशन में कि इनका ट्रांसफर हो गया था पिछली बार और एआरटीओ का ट्रांसफर कैंसिल हुआ। तो मैं तो सबसे पहले कहता हूं गोविंद राजपूत से पूछो, जो परिवहन मंत्री के, भाई तुमने ट्रांसफर का कैंसिल क्यों किया था, किसका दबाव था, पहली बात। और दूसरी बात, इस भ्रष्टाचार की तस्दीक, ये तो ठीक है छापेमारी में नोट पकड़े जा रहे हैं, ये तो बात है जब किसी से इनकी बिगड़ गई तो उन्होंने छापा मार दिया। बाकी पुनीत भाई, प्रदेश में मैं आपको बता दूं पिछले 18 महीने में 310 पुल बह गए हैं, और वो पुल ऐसे थे जो पिछले 6-7 साल में ही बने थे, मतलब बने कहीं ना कहीं भाजपा शिवराज शासनकाल में। और कम से कम 3 बड़े बांध बह गए हैं, और छोटे बड़े 10 से 12 बांध बह गए हैं। तो और आप आश्चर्य देखें, हाल ही में जो करम बांध बहा है वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। और उसमें निष्ठुर और बेशरम सरकार क्या कह रही कि हमारी सफलता है कि हमने जान माल का नुकसान बचा लिया। अरे भैया, आपने खुद बांध नहीं फोड़ा, बांध फूट चुका था, इंजीनियर समझ चुके थे कि बांध फूट रहा, वो आपने उसको खुद फोड़ने का नाटक रचा, स्वांग रचा कि जिससे आपके बदनामी के छींटे आप पर कम हो जाएं। सिलावट जी तो पहले ही मिलावट कर चुके थे, क्योंकि जब से जल संसाधन मंत्री बने हैं इतनी मिलावट की कि निरंतर प्रदेश में बांध और जो पुल थे टूट रहे हैं।
ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण मैं क्या दूं? आप देश में देख लें, प्रदेश में देख लें, आप देखें भाखड़ा नंगल बांध, सरदार सरोवर बांध, आप टेहरी बांध, पता नहीं कितने सारे बांध इस देश में देखें कि आज ज्यों की त्यों खड़े हैं। लेकिन भाजपा और सुनिए, आश्चर्य इस बात का है कि आपसे बात करते करते मतलब ये जो विषय है, परसों एक मंडीदीप में भी एक बांध जो था वो भी फट गया, वो भी क्रैक मार गया। सड़कों की भी आपको हालत मालूम होगी, जो सड़क थी, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो खबर भी दिखाई थी। ठीक है, हम मतलब पुनीत जी, चैतन्य जी मैं पहली बात तो पुनीत जी पहली बात तो पुनीत जी मैं पहली बात तो आपके चैनल का अभिवादन करूंगा, आप अभिनंदन करूंगा कि आपने इतने अच्छे ज्वलंत मुद्दे को उठाया, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आजकल आसान नहीं है मीडिया के लिए भी सरकार के मामले में इस तरह के मुद्दे उठाना। उसका अभिनंदन करता हूं और ये अपन अगले उसमें फिर चर्चा करें। ठीक ठीक। चैतन्य भट्ट हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। चैतन्य जी, कैसे हम इसको समझेंगे, क्योंकि वो कई सालों पहले मुझे उज्जैन का वो चपरासी याद आता है जिसके पास से करोड़ों की संपत्ति मिली थी, और तब से लेकर भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की बातें बयानों में इतनी बार हमने सुनी है कि हमको याद भी नहीं, गिन भी नहीं सकते, अनगिनत बार। लेकिन फिर भी ये सिलसिला धन कुबेरों के मिलने का लगातार जारी, क्यों नहीं हो पाता कुछ काम? देखिए पुनीत जी, संतोष पाल जैसे बहुत से लोग हैं इस प्रदेश में जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जो सरकारी नौकर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। संतोष पाल पे जो छापा पड़ा है वो कोई सरकार ने नहीं डाला है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व महामंत्री हरेंद्र सिंह जीत बब्बू ने इनके खिलाफ आंदोलन किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद तमाम तरह की शिकायतें संतोष पाल के खिलाफ लोकायुक्त में, ईओडब्ल्यू में, पुलिस में, सब जगह की गई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इनका जो रसूख है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप देखिए कि ये 4 साल से नहीं, मुझे तो लगता है कि करीब 7 साल से जबलपुर में पदस्थ है। कितने ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बदल गए, पहले संजय चौधरी थे, उस समय भी संतोष पाल ARTO थे, उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए, उसके बाद वी मधु कुमार आए, तब भी संतोष पाल ARTO थे, उसके बाद वी मधु कुमार हटा के मुकेश जैन आए दिल्ली से, उनके ज़माने में भी यही रहा। फिर बीच में अभी जो गडकरी जी ने पत्र लिखा था कि आपके प्रदेश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है RTO में, उसके तहत मुकेश जैन जी को हटा दिया गया और कोई दूसरे व्यक्ति को वहाँ भेजा गया। लेकिन मंत्री भी बदल गए, ऐसा नहीं कि अकेले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बदले, मंत्री भी बदल गए, लेकिन RTO अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। सवाल इस बात का है कि अगर 10,000 स्क्वायर फीट में कोई व्यक्ति मकान बना रहा है, जो एक सरकारी नौकर है जिसकी मैक्सिमम तनख्वाह 65-70 हज़ार रुपया है, तो क्या वो लोगों को दिखाई नहीं देता? क्या लोकायुक्त को या ईओडब्ल्यू को दिखाई नहीं देता कि इस तरह का मकान बन रहा है? 10,000 स्क्वायर फीट में जिस तरह का महल बनाया है उन्होंने, तो वो और कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई 1 साल में बन गया होगा वो मकान। वो कम से कम उस मकान को बनने में, बंगले को बनने में 4 से 5 साल लगे होंगे, और उसमें जो बाथरूम का साइज सर 10 बाय 10 से बड़ा है। सवाल इस बात का है, बाथरूम का साइज 10 बाय 10 से बड़ा है। तो जब कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब यहाँ पे 2 युवक हैं, स्वप्निल सराफ है और एक कोई और है, उन्होंने विशेष अदालत लोकायुक्त की जो होती है उसमें इस्तगासा पेश किया था कि हमने साहब बहुत कंप्लेंट की लेकिन इसका कुछ हो नहीं रहा, और उस अदालत ने फिर ईओडब्ल्यू को आदेश दिया था कि आप 1 महीने में इनकी जांच करके हमें रिपोर्ट दीजिए, जिसकी रिपोर्ट देना था शायद 13 अगस्त को देना था। उसके बाद फिर ईओडब्ल्यू ने अपना ये छापा मारी। सवाल इस बात का है कि एक ARTO इतना रसूखदार कैसे हो सकता है कि वो कि तमाम तरह के लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, और अकेले जबलपुर का नहीं, उनके पास कोई कार्रवाई का प्रभाव भी है। पंकज जी, ये सारे सवाल चैतन्य जी को भी आपने सुना, और आप जब ये कह रहे थे कि हम शिकायत हुई और कार्रवाई हुई, तो मैं साथ में ये भी जोड़ दूं कि शिकायत हुई और कार्रवाई हुई इतना छोटा रास्ता नहीं है कि शिकायत हुई कार्रवाई हुई। कारम डैम में शिकायत से लेकर कार्रवाई हुई और कब हुई ये सबको पता है, और किसने शिकायत सुनी ये भी सबको पता है, वो ताज़ा उदाहरण है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये अगर इस ARTO की ही कर लें, इतनी बार शिकायतें हुई हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सरकार क्या करती है? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय चेतन भट्ट जी ने कहा कि गडकरी जी का एक पत्र था जिसके आधार पर पूर्व के ट्रांसपोर्ट कमीशन हटाए गए,
तो चेतन जी के प्रति पूरे आदर के साथ कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं कि वो पत्र फर्जी पत्र था। वैसा कोई पत्र, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके जैसे बड़े मंच पर उल्लेख कर रहा हूं मैं कि वैसा कोई पत्र ना तो गडकरी जी ने लिखा था, ना उस प्रकार का कोई पत्र था। वो किसका षड्यंत्र क्या था वो अलग विषय है, लेकिन गडकरी जी ने कहीं कोई पत्र ऐसा नहीं लिखा था जिस प्रकार का उल्लेख आदरणीय चेतन जी ने किया। वैसा कोई पत्र जो था वो सार्वजनिक था, मैंने वो पत्र देखा था, और वो पत्र पूर्णतः फर्जी पत्र था, गडकरी जी का पत्र नहीं था। एक विषय। दूसरा, आप मध्य प्रदेश में पिछले भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासनकाल में देखें पुनीत जी, कितने इस प्रकार के छापे पड़े। जिन चीजों का उल्लेख आप और मीडिया के माध्यम से करते हैं, या कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी कोई एक प्रकरण कभी सामने लेकर आती है? जो विषय मध्य प्रदेश की जांच की संस्थाएं, लोकायुक्त, एओडब्ल्यू पकड़ती हैं, जिन पर छापे डलते हैं, उन्हीं का उल्लेख तो कांग्रेस पार्टी करती है। अभी तमाम प्रकार के बांध की बात हो रही थी, इनको अधिकार है ना, ये निजी तौर पर कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करें, आज तक नहीं करते। सरकार जब कार्रवाई करती है, यानी सरकार की जांच की संस्थाएं, सरकार यानी लोकायुक्त, एओडब्ल्यू, जांच के लिए यही तो संस्थाएं राज्य की है। और जब ये दो संस्थाएं काम करती हैं, कोई छापे मारते समय या कोई रिश्वत लेते समय पकड़ा जाता है, उसके पुनीत जी मेरे बात तो सुन लीजिए। मुझे जहां तक मालूम था, ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त जो है वो सरकार के कहने पर नहीं, स्वायत्त संस्था है वो, तो ठीक है, एजेंसी है लेकिन स्वायत्त संस्था है। और दूसरी बात कि सरकार के कहने पर कार्रवाई होती है तो फिर बहुत सारी बातें कहीं की कहीं पहुंच जाएंगी, कहीं की कहीं। पुनीत जी मेरी बात को तो आपने ठीक से सुना नहीं। मेरा क्या आग्रह, मेरा आग्रह है कि सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करने की कौन सी एजेंसी है? लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ना, यही तो संस्थाएं कार्य करती हैं। और जब ये संस्थाएं स्वायत्त तौर पर ही कार्य करती हैं, बिल्कुल निश्चित बात है ये, पर जब ये संस्थाएं भ्रष्टाचार के लोगों को पकड़ती हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ती हैं, और वो आप जैसे बड़े मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक, तभी कांग्रेस को पता चलता है ना, तभी लोगों को पता चलता है। कांग्रेस सवाल कांग्रेस नहीं है, सवाल कांग्रेस नहीं है। नहीं सर, अरे सर उत्तर तो सुन लीजिए। कांग्रेस सवाल नहीं है, विपक्ष के सवाल से सवाल नहीं है, जनता के बीच में सवाल। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, भाई साहब सुन तो लीजिए उत्तर। मैं आपको सिर्फ ये कहना क्या आग्रह कर रहा हूं पुनीत जी, कि जब मध्य प्रदेश की सरकार की जांच की संस्थाएं, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू कार्रवाई करती हैं, तभी तो बात होती है। बिना कार्रवाई करे के सब होता है। और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सटीक आपने बात बोली है पंकज जी। लेकिन साथ में देखिए समय कम है, इसलिए मेरे सवाल भी आपको सुनने पड़ेंगे और मैं जवाब भी लूंगा आपसे। मेरे पास केवल 5 मिनट बचे, केवल 5 मिनट। देखिए ऐसा है कि आपने जब कहा कि ये कार्रवाई संस्थाएं करती हैं तभी मामले उजागर होते हैं, आप देखिए कि कितने साल से बीजेपी सत्ता में है और कितने मामले उजागर हो रहे हैं। अगर आपको इस दूसरे तरीके से आप घुमा कर देखेंगे ना तो मामला कुछ और भी नजर आएगा। बीच में हमारे साथ लगातार कांग्रेस के साथी भी बने हुए हैं और वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अवनीश जी लगातार बोलने की कोशिश करें। अवनीश जी देखिए, सबसे खास बात तो मैं तो करूँ, आप कांग्रेस को मत बताइए हमको, आप तो कार्रवाई करिए और इस तरह के धन कुबेर ना पनपे, क्योंकि इसी कारण से कि मध्य प्रदेश की सड़कें एक बारिश नहीं झेल पाती, बांध एक बारिश नहीं। वो जो कारम बांध की बात चल रही ना, कारम बांध के जो कंपनी के ओनर हैं, सबको मालूम है कि अशोक भारद्वाज जो हैं, जो सारथी कंस्ट्रक्शन के ओनर हैं, उनके कितने घनिष्ठ संबंध नरोत्तम मिश्रा से। इस बात का जवाब दें, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? दूसरी बात, आज एक बात और निकल के आई है कि सीएम के ओएसडी भी इसमें पार्टनर है और उसमें कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम आ रहा है। तो ये मिलीजुली सरकार है साहब, ये मिलजुल के लूट कर रहे हैं प्रदेश की, और मिलजुल के जनता, ये मिलजुल कर जनता का पैसा लूट रहे हैं। गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है। ठीक है अवनीश जी, नहीं पुनीत जी मुझे समय नहीं मिला। मैं क्षमा चाहूंगा यदि ये प्रमाणित कर पाए पुनीत जी। अरे क्या प्रमाणित करना, अरे हमें, अरे प्रमाणित आप करो, आप सरकार में हो। चलिए ठीक पुनीत जी, नहीं लेकिन पंकज जी एक बात बताइए, मुझे जवाब दीजिए कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, फिर से काम कर गई। आप कारण डैम की देखिए, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, केवल एक अधिकारी की बात
बात नहीं हो रही। कारण डैम की अगर हम बात करें, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम कैसे मिल जाता है? ठेका एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर कैसे हो जाता है सर? प्रकरण पंजीबद्ध है दलाली का कमलनाथ जी के ऊपर, प्रकरण नहीं, अवनीश जी और पंकज जी, एक चीज समस्या मैं आपको बताऊं, बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर अगर इसकी टांग खींचती रहेगी तो इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला, इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला। ठीक है, चैतन्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए। चैतन्य जी क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की तमाम कार्रवाई करोगे? कारण डैम के मामले में ही खबर आती है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी काम कर रही थी, ये भी खबर आती है कि एक ठेकेदार ने लिया दूसरे को ट्रांसफर किया, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफर किया। क्या कहेंगे चैतन्य? एक साल में कैसे टूट गया? पंकज जी जवाब दें आप। चैतन्य देखिए पुनीत जी, सवाल इस बात का है कि कारम बांध में जो कुछ भी हुआ है, कारम बांध में जो कुछ भी हुआ है उसमें सरकार ने त्वरित कार्यवाही करके उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। लेकिन उन अधिकारियों का क्या है जिनकी जिम्मेदारी थी उस बांध को देखने की, बनाने की और निरीक्षण करने की? वो क्या कर रहे हैं? उस पर तो अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, किसी अधिकारी पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दोगे, वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे फिर ठेका ले लेगा। तो सवाल इस बात का है कि जिन लोगों पे जिम्मेदारी होती है जिनकी, उन पे तो कभी कोई कार्यवाही नहीं होती, और जो ठेकेदार होता है उसको आप ब्लैक लिस्टेड कर देते हो। तो ब्लैक लिस्टेड करने से क्या फर्क पड़ता है? वो दूसरे नाम से ले लेगा आपका ठेका। तो सवाल इस बात का है कि जब अधिकारियों पे कार्यवाही नहीं होती तो निश्चित तौर पे उनका मनोबल बढ़ता है और वो इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। करोड़ों रुपए का बांध अगर टूटा है तो उसमें कौन जिम्मेदार है, ये भी तो देखना होगा ना सरकार को। आप भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे हैं, आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आप तहसील में चले जाइए, आप कलेक्ट्रेट में चले जाइए। आरटीओ तो खैर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, वहां तो बिना दलाली के कोई काम होता नहीं है। तो आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, हो सकता है कि ऊपर भ्रष्टाचार दलाली के, लेकिन एक आरटीओ को इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता है। पंकज जी, मध्य प्रदेश में अगर ये बातें हो रही हैं तो बहुत गंभीर संगीन बात है ये। पुनीत जी, और मेरी भ्रष्टाचार बात के खिलाफ बात करने का दम भरने वाली सरकार के बीच अगर इनको लगता है कौन सा हवाला कांड, पंकज जी अगर हिम्मत है तो कमलनाथ जी पर कार्रवाई करिए और कृपया करके ये इस तरह की बात मत करिए आप। पंकज जी, हम मानते हैं कि आप बुद्धिजीवी हैं, लेकिन इस तरह की बात करके आप कहीं ना कहीं अपनी कृपया करके इस तरह, अरे अगर आपको हिम्मत, ठीक है चैतन्य जी, 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट, क्योंकि ये चलती रहेगी बात, ये जवाब नहीं आएगा यहाँ। चैतन्य जी, आपका फाइनल कमेंट 30 सेकंड में प्लीज सर। जी जी, नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी का तो खैर इस तरह का रवैया रहता है कि वो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को नंगा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हो तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। जब आप किसी की पोस्टिंग करते हैं, अब जैसे ARTO है, अगर उसकी पोस्टिंग इतने लंबे समय से यहां पर थी तो कहीं ना कहीं ऊपर उसकी सेटिंग रही होगी, तब तो उसको हटाया नहीं जा पा रहा। जबकि ट्रांसपोर्ट शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हो रही। और ये खास बात बता दें इस डिबेट में भी कि न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे एक ऑटो चालक को गांजा बेचने के आरोप में धमकाया गया था और पूरी खबर को दिखाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी पंकज जी ध्यान रखिएगा, ये मैंने खबर पढ़ी थी, मैंने खबर बताई थी, उसके बावजूद भी कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी पंकज जी, ये कार्रवाई की जो आप बात कह रहे थे। चलिए खैर, चर्चा में समय यहीं तक इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।